नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं दरोगा स्पेशल यानी बिहार दरोगा स्पेशल एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 करके मैं 20 लगभग एपिसोड बनाने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास यह होगा कि इस 20 एपिसोड से कम आपके यानी बिहार एसआई में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में कम से कम 80 प्रश्न जो है आए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से। तो मैं आपसे जो है कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें और साथ साथ सब्सक्राइब कर लें इसे और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं आज पहला जो है शुरू करने जा रहा हूं पॉलिटी से यानी राज व्यवस्था से, जो एकदम संक्षेप में और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फिर से जो है आपका स्वागत है पॉलिटी के सेशन में और दरोगा के एपिसोड नंबर 1 में, दरोगा के से संबंधित जो वीडियो है उसके एपिसोड नंबर 1 में। तो आप देखिए जो है सबसे पहली बात यह है कि प्रस्तावना से कौन कौन सा क्वेश्चन दरोगा में पूछे जाने की संभावना है। इसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन जो है बराबर पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो प्रस्तावना का स्रोत है उद्देश्य संकल्प। क्या है? उद्देश्य संकल्प। और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है प्रियम्बल से कि क्या प्रस्तावना यानी उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं है। तो बेरूबारी के केस में उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। लेकिन अपनी ही बातों को 1973 के केस में, जिसे केशवानंद भारती के नाम से जाना जाता है, केशवानंद भारती के नाम से जाना जाता है, और इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जैसे अगर हम देखें तो ब्रिटेन एक लोकतंत्र है। ब्रिटेन क्या है? एक लोकतंत्र है, किंतु ब्रिटेन में जो है अभी भी जो है सर्वोच्च पद एक वंश के अंतर्गत है, इसलिए उसको मोनार्कियल डेमोक्रेसी या राजतंत्रीय लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थात जो वह गणतंत्र नहीं है यानी गणराज्य नहीं, यानी ब्रिटेन लोकतंत्र है किंतु गणराज्य नहीं है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि भारत में जिस लोकतंत्र की बात की जाती है, भारतीय लोकतंत्र जो है वो प्रातिनिधिक है, वह प्रातिनिधिक, और इसको प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। और लोकतंत्र की सबसे उपयुक्त परिभाषा जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? वह अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। वह किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। और इसने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा जनता के लिए होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रस्तावना से कुल मिलाकर के जो है यही प्रश्न आने की संभावना होती है। और एक प्रश्न और भी है कि बंधुत्व की अवधारणा वास्तव में फ्रांस की क्रांति से ली गई, यानी यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें लगता है कि प्रस्तावना के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे जो है क्या करेंगे? आगे जो है मूल अधिकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो स्पेशल दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम आज फोकस करने जा रहे हैं फिर से जो है। तो देखिए मूल अधिकार अगर देखा जाए तो मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के थे। मूल संविधान में कितने थे, लेकिन अभी कितने हो गए? मात्र 6 हो गए। तो सबसे पहले यह 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उस पर चर्चा मैं करना चाहूंगा कि देखिए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसके अतिरिक्त शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है।
और इसके अतिरिक्त जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो छठा मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। तो एक बात यह है कि अनुच्छेद 31 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 31 में जो है क्या था, संपत्ति का अधिकार था, और इसको कहां पहुंचा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 को में पहुंचा गया। अर्थात वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। दूसरी बात है कि इसके हट जाने से अब मूल अधिकार की संख्या मात्र 6 रह गई है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जैसे जो है अनुच्छेद 32 के विषय में पिछले एसआई में 2021 में जो लिए गए थे एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बी.आर. अंबेडकर ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो उसमें विकल्प था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या विकल्प था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे ही घोषित किया था बी.आर. अंबेडकर ने। दूसरी बात यह भी है कि यह सर्वाधिक स्वीकार्य है, सब लोग इसी को स्वीकार करते हैं। यानी अनुच्छेद 32 क्या है, इसमें रिट जारी किए जाते हैं और मूल अधिकार के संरक्षण की बात की जाती है। तो इस तरह से इसे संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। दूसरी बात यह है, देखा जाए तो अगर हम देखें तो अनुच्छेद 14 जो है, 14 दो बातों पर फोकस करता है। पहली बात यह है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित राज्य नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य, जन्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। फिर से एक बार आप जो है देखिए, जन्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो है आरक्षण का मेन मुद्दा जो है अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 15(4), 16(4), इसके अतिरिक्त 15(6) और 16(6) में आरक्षण के अधिकार दिए गए हैं। अगर देखें तो अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है, अर्थात ओबीसी और महिला को शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 15(6) में, और वही बातें 16(6) में भी दोहराई गई है कि ये आर्थिक आधार पर, किस आधार पर दोस्तों इसमें आरक्षण दी गई है, आर्थिक आधार पर। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है इस बार के दरोगा के लिए क्योंकि पिछली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया और उसके विपक्ष में फिर से अपील की गई, तो इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो मैं आगे जो है ये बताने जा रहा हूं कि अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 17 के विषय में बता रहा था कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि इसके लिए 1955 में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसे 1976 में उसका नाम बदल करके नागरिक संरक्षण अधिनियम, फिर से जरा सुन लीजिए, नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और इस तरह से छुआछूत को दूर करने के लिए विस्तार पूर्वक जो है इस पर पनिशमेंट अर्थात जो है दंड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की घोषणा की गई। अब यहां से एक प्रश्न आने की संभावना पूरी बनती है। पीछे जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक चक्र भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो अशोक चक्र भारत में 1952 में प्रारंभ किया गया था। और अगर देखें तो उपाधियों के अंत की घोषणा इस अनुच्छेद में की गई है तो 1954 में। कब? 1954 में भारत में 4 प्रकार के, जो एक तरह से ये कहा जाए उपाधि ये शुरू किए गए। यद्यपि अनुच्छेद 18 में जो है शिक्षा और सेना संबंधी यानी सेना प्लस शिक्षा संबंधी उपाधि पर बैन नहीं है। इसके अतिरिक्त इन 4 प्रकार के उपाधियों को प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1954 में। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और ये प्रोटोकॉल में भी ऊपर से नीचे की ओर है। दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट अगर देखा जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है वो आता है
कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहाँ विस्तार पूर्वक इसे जानने की जरूरत है। यह किस अनुच्छेद का भाग है? अनुच्छेद 19(1)(a). हमेशा ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19(1)(a). दूसरी बात यह है कि इसी में ऑलरेडी जो है क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। और दूसरी बात यह है कि पीछे जो है बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, अब संभावना है कि यह बिहार एसआई में यह क्वेश्चन पूछा जा सके। तो झंडा फहराने का जो वर्ष 2002 से जो है भारत में जो निजी क्षेत्र को भी यानी निजी व्यक्ति को भी झंडा फहराने का जो ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये अधिकार, तो ये वास्तव में किसके अंतर्गत है? वह यह है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वाक के अंतर्गत सूचना का अधिकार शामिल है। यानी हम ये देखें तो आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और वास्तव में जो है भारत में अभी तक वर्तमान में सूचना के अधिकार को विधिक अधिकार ही माना जाता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2-3 केस में सूचना के अधिकार के विषय में कहा है कि यह अनुच्छेद 19(1)(a) के वाक के स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। और कभी कभार आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 में भी इसको शामिल कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अनुच्छेद 20(2) में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 20(2) सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दोहरे जोखिम के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। दोहरे जोखिम का सिद्धांत कहने का मतलब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा सजा या दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है और साथ साथ उस पर दोबारा केस भी नहीं चला जा सकता है। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं? दोहरे जोखिम का सिद्धांत। उसके बाद अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे 2021 के एसआई में, और उसमें क्या था कि निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के द्वारा संरक्षित है? तो निजता का अधिकार किसके द्वारा संरक्षित है? अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक बातें और भी है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेश आने और जाने के अधिकार को किस अनुच्छेद के द्वारा संरक्षण प्राप्त है? तो यह भी अनुच्छेद 21(a) के तहत प्राप्त है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब हम देखें कि एक अनुच्छेद है आपका जो है अनुच्छेद 21(a). तो 21(a) मतलब जो है ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। यह पहले कहां था? अनुच्छेद 45 में था। यह किस अनुच्छेद में था? 45 में था। और 45 से यहां लाया गया और इसमें जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के विषय में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 45 में 0 से लेकर के 6 तक। इसके अतिरिक्त इसी संविधान संशोधन के द्वारा 51(a) में जो मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य के रूप में आता है उसमें 11वां बिंदु जोड़ा गया है। तीसरी बात यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह कि मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 21(a) में और साथ साथ अनुच्छेद 45 में राज्य को निर्देश दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 51(a) यानी मौलिक कर्तव्य में अभिभावकों यानी गार्जियन अर्थात जनता को निर्देश दिया गया है और इससे भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब हम देखें अनुच्छेद 22। तो 22(2) सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो दरोगा जिसे एग्जाम के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। ये तो 22(2) में कहता है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाए। किसे? जिसे जो है गिरफ्तार किया गया है। 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताइए और जब आप बंदी बना लीजिए तो बंदी बने व्यक्ति को मुक्ति के उपाय करने का अधिकार दीजिए। और 22(2) कहता है 24 घंटे के अंदर उसे क्या करिए? मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब यहां हम देखें तो बंधुआ मजदूरी किसके अंतर्गत है? बंधुआ मजदूरी जो है बलात्श्रम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इसके अतिरिक्त जो है जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जाती है या जो बिचौलिया के द्वारा एजेंट के द्वारा
जो कमीशन लिए जाते हैं उसे भी बलात् श्रम की ही श्रेणी में उच्चतम न्यायालय ने माना है। इस बात पर जो है गौर करने की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 24 भी महत्वपूर्ण है, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को कल कारखाने में, फैक्ट्री में या खतरनाक जो है विस्फोटक जगह पर या ये कहा जाए खनन के क्षेत्र में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32, जिसके विषय में पीछे भी पूछा जा चुका है, अनुच्छेद 32 के विषय में। और जब भी कोई व्यक्ति मूल अधिकार के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है रिट के माध्यम से उस व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करती है। अर्थात जो है ये कहा जाए कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट, यानी 5 प्रकार के रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। और ये रिट हाईकोर्ट के द्वारा भी दोस्तों जारी किए जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत। तो हम लोग जो है अब आगे चर्चा करेंगे इस बात पर कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो है यह 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं, और शेष मूल अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को भी और नागरिक को भी तो उपलब्ध है ही हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो है अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरा इंफॉर्मेशन यानी सूचना यह है कि अनुच्छेद 19 यदि आपातकाल लागू हो तो स्वतः निलंबित हो जाता है, और शेष अनुच्छेद को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति की घोषणा आवश्यक होती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होगा। अब मैं आपको जो है अगला जो है टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी एसआई यानी बिहार दरोगा में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो मैं यहां सबसे पहले तुलनात्मक जो है अध्ययन कराना चाहूंगा कि मूल अधिकार जहां भाग 3 में है वहीं नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। दूसरी बात है कि मूल अधिकार के विषय में जो है ये जानिए कि मूल अधिकार की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, वहीं नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दूसरी बात है कि बीएन राव समिति ने, जो संवैधानिक सभा के सलाहकार भी थे, उन्होंने कहा कि मूल अधिकार को न्यायालय के द्वारा लागू करवाने योग्य बनाया जाए। अर्थात मूल अधिकार को न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, किंतु नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। अब हम लोग जो है इसमें जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके मूल बातों पर ध्यान दें, और इन्हीं मूल बातों से दरोगा में यानी बिहार एसआई में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो अनुच्छेद 39 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद है। उसमें सबसे पहला जो प्रावधान है, स्त्री और पुरुष को जीविका का समान अवसर उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो देखा जाए तो धन के संकेंद्रण को रोकना, साथ साथ स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य को इसमें दिया गया है। एक अनुच्छेद 39A भी है जिसमें जो है समान न्याय की चर्चा की गई है और निःशुल्क विधिक सहायता और सरकारी वकील इसी अनुच्छेद के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 41 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या निःशक्तता की स्थिति में व्यक्ति को सरकारी सहायता पाने का क्या है, अधिकार है। और आप कोरोना पीरियड में देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने जो है क्या किया, लोगों को जो है सहायता उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 42 देखा जाए तो प्रसूति सहायता है, और वर्तमान में प्रसूति सहायता 26 वीक्स कर दिया गया, यानी कोई भी महिला यदि मां बनती है तो उस परिस्थिति में उसे 26 सप्ताह तक का वेतन दिया जाएगा और साथ साथ उसे छुट्टी भी दी जाएगी। यह आप जो है माने महिला जो है एक ही बार ले सकती है या उसमें जो है सेपरेट करके ले सकती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता के विषय पर बल देता है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि यदि इसे लागू कर दिया जाए पूरे देश में तो सभी समुदायों के लिए, धार्मिक समुदायों के लिए सिविल कानून एक समान हो जाएगा। और यह अभी केवल भारत के गोवा राज्य में लागू है। गुजरात तथा उत्तराखंड ने इसके बारे में काम करना शुरू कर दिया है। अनुच्छेद 45 के विषय में मैंने बताया था कि उसे जो है उसका जो मूल प्रावधान था उसे अनुच्छेद 21A में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और बाल्यकाल की देखरेख का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार देख रहे हैं शराबबंदी के कारण जो है कई सारे जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो शराबबंदी का निर्देश कहां दिया गया है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो है पोषाहार को भी उन्नत बनाना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जो है सरकार कोरोना पीरियड में भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी जो गरीबों को अनाज उपलब्ध कराती है, अंत्योदय योजना से लेकर के क्या कहते हैं कई सारे जो है अन्नपूर्णा योजना आदि के अंतर्गत, तो ये पोषाहार योजना के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 48 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश इसमें दिया गया है। साथ साथ जो है अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया है। और 49 नंबर भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा का निर्देश किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है। तो दोस्तों मैंने ये कहा है कि 20 वीडियो 80 क्वेश्चन, यानी दरोगा के लिए जो है मैं 20 वीडियो जो है 20 एपिसोड बनाने जा रहा हूं और उसमें से यह पहला है और उसमें 80 क्वेश्चन तक आने की पूरी संभावना है। तो मैं एक बार फिर से जो है आपको कहना चाहूंगा कि इस चैनल को, राजेश सर बेगूसराय चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं इसके आगे जो है बताना चाहूंगा कि मौलिक कर्तव्य को कहां शामिल किया गया है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह स्वर्ण सिंह समिति, किस समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में इसमें कुल 10 पॉइंट रखे गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा देखा जाए तो उस परिस्थिति में 11वें बिंदु को जो है जोड़ा गया इसमें। इस तरह से मौलिक कर्तव्य के भाग में जो है कुल मिलाकर के अभी कुल 11 बिंदु है, 11 जो है पॉइंट है और यह जनता को निर्देशित है। और अंतिम बात एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, अंतिम बार, कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जहां राज्य को निर्देशित है वहीं मौलिक कर्तव्य किसको निर्देशित है, जनता को। तो दोस्तों जो है शुरू हो जाइए आप 20 एपिसोड 80 क्वेश्चन दरोगा के लिए। धन्यवाद।